What is reverse migration and why is it happening? Old school versus new school. Why there is so loneliness? वेलकम टू द कैल्सी शो। आज की बातचीत हम वो करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, एक डायलॉग करने की, आमने सामने बैठ के दिल से बात करने की। जैसे मैंने पहला इंट्रोडक्शन दी है, व्हाट इज़ रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन होती है कि जब आदमी कहीं जाता है किसी कंट्री में सेटल होने के लिए और उसके बाद फिर वो वापसी अपनी कंट्री में आ जाता है, यानी उसकी रूट्स उनको बुलाती हैं, आवाज़ देती है कि भाई वापस आ जाओ। इसको बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन, जो इस टाइम कनाडा में काफ़ी हद तक हो रही है। अब रिवर्स माइग्रेशन में क्वालिफाई कौन करता है? सिर्फ वो लोग जिन्होंने अपना बेस अभी इंडिया में रखा था या किसी भी कंट्री में रखा था जहाँ भी वो वापस जा रहे हैं। तो बेस का मतलब होता है कि मेरे पास घर बार है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास अपने रहने की जगह है, कारोबार है, जो मैं किसी वजह से छोड़ के बाहर आ गया, ये सोचते हुए कि आई विल हैव अ बेटर लाइफ। नथिंग रॉन्ग विद दैट। आम तौर पर ज़िंदगी में लोग करते हैं कि एक अच्छे फ्यूचर के लिए हम लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फार्मूला है कि माइग्रेशन हैपन्स इन लाइफ, और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ के एक चीज़ जो है वो देखने वाली ये है कि अगर आज माइग्रेशन करने के बाद हम रिवर्स कर रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? उसकी कुछ तो वजह होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हम समझ के आए थे, जिस भी कंट्री में हम गए हैं, बेशक वो यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, हमें वहाँ वो चीज़ नहीं मिली, यानी हमारा अंदाज़ा गलत निकला। हमने आके देखा, ठीक है, चकाचौंध है, नो डाउट अबाउट दैट। अगर मैं छोटी सी बात, सिंपल भी बात करूँ, इंडिया से या बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से जब हम यहाँ आते हैं तो दिस इज़ अ मच क्लीनर प्लेस। इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है। यहाँ की वैल्यू जो है, आदमी की इंसानी वैल्यू इज़ बेटर, नो डाउट। क्योंकि अगर हम कहें कि ह्यूमन वैल्यू कहाँ है तो इन्हीं मुल्कों में है कि यहाँ आपको आदमी को आदमी समझा जाता है। आदमी को इस तरह से ही नहीं नापा तोला जाता कि इसके पास कितना पैसा है या इसके पास क्या स्टेटस है, मगर यू आर वैल्यूड एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग। और वाकई मैं मानता हूँ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट। मगर दूसरी तरफ वैल्यू के साथ साथ आपकी एक जिसको कहते हैं ना सोल फूड, आपकी आत्मा को एक खुराक चाहिए। और वो खुराक क्या है? जिसमें आपको तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो अब ये जो रिवर्स माइग्रेशन की हम जिक्र कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न सिर्फ ये है कि व्हाट आई थॉट आई विल गेट हियर, आई एम नॉट गेटिंग इट। यानी मैंने जो सोचा था अपने बच्चों के लिए या अपने लिए या अच्छी लाइफ के लिए, यहाँ नहीं है। अब आप बात पूछेंगे इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन मुल्कों में आने के बाद सिवा काम के हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास वो अपनापन नहीं है, हमारे पास वो एक पर्सनल रिलेशनशिप है, वो नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो है लोनलीनेस, खालीपन, अकेलापन। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो पुराने हमारे दस्तूर थे जिसमें हमें प्यार था, मोहब्बत थी, घर में एक दूसरे का हम हाल पूछते थे और एक दूसरे के बारे में कंसर्न रहते थे कि भाई आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। बार बार हम उनको मिलने जाते थे, उनको फ़ोन करते थे। इन मुल्कों में आके हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं। हमने अपने अंदर एक नई दीवार खड़ी कर लेते हैं कि भाई मेरे को सिर्फ वीकेंड पे मिलना, अदरवाइज़ नहीं मिलना। मैं मानता हूँ आजकल ये चीज़ तो हिंदुस्तान में भी काफ़ी पॉपुलर है कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मगर हम लोग उन चीज़ों को आज यहाँ मिस करते हैं। जब हम ये चीज़ें मिस करते हैं तो तब हम महसूस करते हैं कि लेट मी गो बैक टू माई नेस्ट। मैं उसी घोंसले में चला जाऊँ जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, यानी अपने पेरेंट्स के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए मैंने पहले ही तो इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दी है, सो वी कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। अब बात आ गई न्यू स्कूल एंड ओल्ड स्कूल। न्यू स्कूल क्या है और ओल्ड स्कूल क्या है? ओल्ड स्कूल ये होता है जो लोग भी 50 या 60 में पैदा हुए हैं, यानी आज 60, 70 साल, 80 साल या 50 से ऊपर हैं,
वो इस बात को ज़्यादा समझ सकते हैं कि ओल्ड स्कूल में क्या था। उसमें हमारे संस्कार थे, हमारा मिलना जुलना था, हमारी एक दूसरे के लिए इज्जत थी, अपने बड़े बूढ़ों के लिए इज्जत थी। मगर धीरे धीरे ओल्ड स्कूल को न्यू स्कूल ने टेक ओवर कर लिया। न्यू स्कूल का मतलब जो नई जनरेशन है। इज़ एनीथिंग रॉन्ग? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि नई जनरेशन की अपनी सोच है, उनका अपना तरीका है, और मैं उसको गलत नहीं साबित कर रहा, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओल्ड स्कूल में जो अपनापन था वो नई जनरेशन में अपनापन उतना नहीं रहा। क्या हम अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ दे सके जो हमारे पास थी? फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एग्जांपल। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम अपने माँ बाप के बहुत करीब रहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हालांकि हर घर में तो नहीं होता होगा, मगर कई घरों में आपने देखा होगा कि जब आपके फादर साहब या बड़े आते थे, आप उनको हेल्प करते थे उनके शूज़ उतारने की, या उनको उनकी टांगें दबाते थे। वो टांगें दबाने, वो बोलते नहीं थे कि भैया मेरी टांगें दबाओ। आपको अंदर से एक चाह उमड़ती थी कि मैं अपने डैड को या अपनी मॉम को, आई शुड सर्व दैम, आई यूज्ड टू लव दैम। मगर आज क्या, आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके घरों में आज भी वो संस्कार हैं? मेरे को तो याद है कि जब आप छोटे होते थे आप एक लाठी पकड़ लेते थे, क्योंकि बैलेंस करने के लिए आपके पास बैलेंस नहीं था, मगर लाठी के सहारे आप उसको अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ जो भी करते थे, उनकी कमर पे खड़े होना या कुछ भी करना। नाउ दोज थिंग्स आर गॉन। अब आज वो एक सपना बन गई है। क्या हमें बदलना नहीं चाहिए? ज़रूर बदलना चाहिए, व्हाई नॉट? वी शुड चेंज। और एवोल्यूशन, चेंज जो है वो सृष्टि का एक निहायत इम्पॉर्टेंट अंग है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि बदलाव के साथ ही बदलाव आता है। हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना। तो हमें ये नहीं है कि ओल्ड वैल्यूज़ को हम पकड़ के बैठे रहे और आगे नहीं जाएं। नो, वी शुड गो। मगर ओल्ड वैल्यूज़ को हम स्पिन ऑफ करके उनको नई वैल्यूज़ में भी एक वैल्यू दे सकते हैं। कहने का मतलब, हम उसमें से अच्छी बातें उठा के जो दूसरी बातें हैं उनको छोड़ सकते हैं। इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दैट? नो। तो मैं आप लोगों को पीछे नहीं लेके जाना चाहता। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ रॉन्ग और दैट्स राइट। एवरीथिंग इज़ राइट एज फार एज यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसके बाद जो अगली बात है वो ये है, क्योंकि आज पहले हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, आज हमारा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई। न्यूक्लियर का मतलब वाइफ, हस्बैंड, बच्चे। ठीक, इसमें कोई नुक्स है? कोई नुक्स नहीं है। एब्सोल्युटली इज़ फाइन, क्योंकि आज का कल्चर है, आज हमारे बच्चों का सोच इस तरह की है। मगर इस सोच के साथ एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे घर पे बड़े बूढ़े बैठे हैं वो आज भी हमारे लिए फ़िक्रमंद है, वो आज भी हमारे बारे में सोचते हैं। और अगर हम कभी कभार उनसे बात कर लेते हैं, उनसे उनकी हालत पूछते हैं, या वैसे मिलने चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, दिस इज़ अ सोल फूड, यानी उनकी आत्मा को शांति मिलती है कि मेरा बच्चा, बेटा, बेटी, कोई भी है, वो मेरे से मिलने आए हैं। अब जो बीमार आदमी है वो तो बीमार है, मगर जब हम उसका हाल पूछते हैं ना, वो आधा ठीक हो जाता है। आधा ठीक होने का मतलब ही फील्स बेटर, कि किसी ने उसके आके हालत पूछी है कि हे पापा, हे ममा, हाउ आर यू फीलिंग। और इतने में ही मैं समझता हूँ इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ बूस्ट। मगर दूसरी तरफ कई बार हम महीनों के महीने, सालों के साल उनसे बात नहीं करते, उनसे पूछते नहीं कि आपका क्या हाल है। देखिए, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि माँ बाप तो माँ बाप ही हैं। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके भाई बन सकते हैं, बहनें बन सकती हैं, सहेलियाँ बन सकती हैं, मगर माँ बाप कोई नहीं बन सकता। सो आई वुड से वी शुड ऑल वैल्यू कि अगर माँ बाप जितनी देर भी ज़िंदा हैं, हम उनके लिए अपनापन महसूस करें, उनको बताएं, हे डैड, आई एम हेयर फॉर यू। अब मैंने ये लफ्ज़ हे डैड जानबूझ के बोला है। क्यों बोला है? आज हमारा कल्चर में यही रह गया है कि हम निकलते हैं, बोलते हैं हे डैड, हम उसको गले नहीं लगाते। हे माम, ये कोई तरीका नहीं है। मगर ये हमें लगता है कि जो नई सोसाइटी है इसमें यही तरीका है, यानी हर बात को हम स्लैंग में ले लेते हैं। हम छोटी सी बात करते हैं और हम उनके साथ उनकी आंखें भी नहीं मिलाते कि हम कहें कि हे पापा, कैसे हो आप? क्या बात, आज कमज़ोर लग रहे हो? क्या बात, आप उदास हो? क्या हुआ आपको? कुछ लाऊं मैं आपके लिए? अब ये छोटी छोटी बातें हैं। दिस गिव्स अ लॉट ऑफ बूस्ट टू ऑल योर एल्डर्स। सो बेसिकली ये जो छोटी छोटी हम बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं
कि हम आपको कुछ रिमाइंड करा सकें, रिमाइंडर दे सकें। ये जो चैनल है, हम इस पे इसलिए इस तरह की बातें करते हैं ताकि हमें ऐसे लगे कि हम आपस में बैठ के आमने सामने बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले, हो सकता है मेरे को कुछ सीखने को मिले। तो इस तरह से बाय एक्सचेंज ऑफ थॉट्स वी गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स कि किस तरह है। अब चलें जहाँ से मैं आ रहा हूँ। हम लोग कनाडा में बैठे हैं। क्या मैं कनाडा की बुराई कर रहा हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर कंट्री है। जब सर्दियों में स्नो डलती है तो मज़ा आ जाता है सारा कुछ देखने में, घूमने फिरने में। जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं। मगर जब हम यहाँ आए थे, यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वहाँ थी मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब यहाँ जो जितना मेडिकल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन आपने हार्ट सर्जरी है वो फ्री है, आपके घुटने बदलने हैं वो फ्री है, आपका कोई ऑपरेशन होना है वो फ्री है। वो फ्री तब तक था जितनी देर तक यहाँ हमारे पास कम जनता थी, यानी कम इमिग्रेंट से, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर था कि हम हर आदमी को मेडिकल एड टाइम से दे सकें। आप शायद सुन के हैरान होंगे, आज हमारा यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है इट्स काइंड ऑफ अ ब्रोकन एट द मोमेंट। हमारे पास इस टाइम डॉक्टरों की कमी है, हमारे पास नर्सों की कमी है, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए तो आज हॉस्पिटल में 4 से लेके 12 घंटे की वेटिंग की वहाँ पे लिस्ट लगी है, लाइन लगी है। ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं जहाँ आदमी इमरजेंसी में वेटिंग करते 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 चल बसा हो। कहने का मतलब उसको मेडिकल एड नहीं मिल सकी टाइम, क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। क्या करें हम लोग? जब हम चीज़ों को देखते हैं तब हमें महसूस होता है कि फैसिलिटी तो है मगर वो फैसिलिटी मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी। ये जो तमाम चीज़ें हैं, जब हमको इनकी वैल्यू लगाते हैं तब हमें महसूस होता है कि कुछ चीज़ें हमारे घर पे बैक होम बुरी थीं, मगर फिर भी वहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें भी थीं जिसको हम नज़रअंदाज करके आए हैं। एक मुहावरा है कि मछली जो है ना वो पत्थर चाट के वापस मुड़ती है। आज इस टाइम पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, कहने का मतलब जो पेंशनर्स हैं, जो 60-65 से ऊपर हैं, उनको मैक्सिमम पीछे जाने की खींच है कि मैं वापस चला जाऊं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ उनको पेंशन मिलती है, $1 वहाँ 60 का या 65 का बन जाता है, 65 रुपये का मेरा मतलब, तो वो दैट्स इनफ मनी। यहाँ एवरेज जो पेंशन है वो 1200 से लेके $1500 तक की है महीने की। अगर मैं 1500 को 60 से जरब कर लूँ तो 90,000 रुपया बन जाता है एक आदमी का। अगर मियाँ बीवी वापस चले गए तो वो कम से कम 2 लाख रुपया महीने की उनके पास इनकम है, और 2 लाख रुपए में तो आप राजों की तरह रह सकते हैं बैक होम इफ़ यू वांट टू लिव। मगर दूसरी तरफ मैं किसी को ये कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा कि यू शुड गो बैक होम। नो, एब्सोल्युटली नॉट। कई बार हमसे ये बातें करने वाला यहाँ कोई नहीं है। आप यकीन मानिए, हम लोग जब से ये चैनल हमने शुरू किया है, वी गेट लॉट ऑफ रिस्पॉन्स ऑन दिस दैट वी फील लाइक टॉकिंग, दैट समबडी इज़ देयर, somebody is helping us out, हमारी बात सुनने वाला कोई है। तो मकसद सिर्फ ये चैनल का यही है कि हम आपके साथ वो बातें कर सकें जो आपके दिल में हैं। There is nobody to talk to you, but at least we are open for that matter. तो इस सिलसिले में अगर कभी भी ज़िंदगी में आपको महसूस हो कि you need a friend, you need to talk to somebody, hey, I'm here to talk to you। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस कंट्री का वो इतना ज़्यादा है, और स्पेशली मेरा मिलना जुलना जो है वो आम लोगों में है, आप जैसों से। कई बार पीछे मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि ये तो इंग्लिश वाली होनी चाहिए बातचीत। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू ये सब हमारा पार्ट है। अगर हम इंग्लिश में बातें करें तो हमारे वो जो लोग हैं जिनके पास इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है वो इन चीज़ों को मिस कर जाएंगे। This program is for everybody. Doesn't matter you speak Hindi, doesn't matter you speak Punjabi, or doesn't matter you speak English. We all know a bit of everything. तो इसलिए अगर किसी भी लेवल पे अगर हम आपके लिए कुछ भी कर सकें, I think this is great. So please keep watching and we need your blessings. Thank you.